तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत की औद्योगिक नीतियों के बारे में। तो हम बात करें, सबसे पहले बात करें औद्योगिक नीति होती क्या है। अर्थात पहले क्या होता था, जब हमारे भारत की आज़ादी हुई थी, अर्थात हमारे आज़ादी के समय हमारे देश में उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ था। और यदि भारत सरकार यदि उद्योग धंधों का विकास करना चाहती, तो कोई भी व्यक्ति इतना किसी भी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उद्योग धंधों के अंदर पैसा लगा सके। साथ ही साथ जो हमारे जो नियम कानून थे, वो भी इस तरह के थे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उद्योग धंधे नहीं लगा पाता था। और यदि देश के अंदर उद्योगों का विकास नहीं होगा, तो देश में रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए सरकार के द्वारा समय समय पर औद्योगिक नीतियां लाई जाती है, ताकि उद्योगों का विकास हो सके और वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिल सके। अब बात करें औद्योगिक नीतियों की, तो भारत में कितनी तरह की औद्योगिक नीतियां अब तक आ चुकी है। तो भारत में 3 औद्योगिक नीतियां आ चुकी है। एक पहली आई हमारे 1948 में, दूसरी आई हमारी 1956 के अंदर, और तीसरी औद्योगिक नीति आई हमारी 1991 में। तो पहली हमारी 1948 में, दूसरी 1956 में और तीसरी हमारी 1991 में। तो हम औद्योगिक नीतियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। जब हमारी पहली औद्योगिक नीति आई तब की बात करें, तो ये औद्योगिक नीति का भाई 6 अप्रैल 1948 को पहली औद्योगिक नीति हमारी आई। जब ये पहली औद्योगिक नीति आई थी, तो ये किसके द्वारा लाई गई थी? ये हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा लाई गई थी। और जब ये औद्योगिक नीति जारी की गई थी, उस समय हमारे केंद्रीय उद्योग मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हमारे क्या थे? केंद्रीय उद्योग मंत्री थे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब ये जो पहली औद्योगिक नीति आई है, इसके माध्यम से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया। अब आप सोचेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के तत्व शामिल होते हैं। क्या? कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की चीजें शामिल होती है या मिश्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण अर्थव्यवस्था। मतलब बाजार में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। सरकारी का मतलब होता है हमारे समाजवाद, और निजी क्षेत्र का मतलब पूंजीवाद। दोनों अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। पहली औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। क्या किया गया? आप ये याद रखेंगे कि पहली औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली, अब बात करते हैं 4 श्रेणियों की। पहली श्रेणी थी हमारी सामरिक उद्योग। पहली श्रेणी क्या थी? सामरिक उद्योग, जिनके क्या कहते थे? स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। सामरिक उद्योगों में 3 उद्योगों को रखा गया था। सामरिक उद्योग होते हैं ना, उनमें 3 उद्योगों को रखा गया था। और सामरिक उद्योग पूर्णतः सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। जैसे हमारा रक्षा होता है, परमाणु विभाग होता है। तो इस तरह के जो विभाग होते हैं, या फिर इस तरह के जो सेक्टर होते हैं, जिसके अंदर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में इनको रखा गया। अरे कितने उद्योग थे? 3। आप याद रखेंगे, सामरिक उद्योगों में 3 उद्योग थे, जिनको पूर्णतः क्या सरकारी रखा गया था। इनके अंदर यदि किसी भी चीज का निर्माण करना होगा, तो केवल सरकार ही निर्माण कर सकती। दूसरी श्रेणी आती थी हमारी बुनियादी उद्योग, जिनको कहते थे बेसिक इंडस्ट्री। बुनियादी उद्योगों में 6 उद्योगों को रखा गया था। बुनियादी उद्योग में कितने उद्योग थे? 6 उद्योग। बुनियादी उद्योग में सरकारी मतलब सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी गई कि सरकार भी इसके अंदर कार्य करेगी, साथ ही साथ निजी क्षेत्र भी इसके अंदर काम कर सकता है। निजी मतलब हमारे प्राइवेट आदमी। लेकिन नए निजी निवेश की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब है कि अब तक जितने भी निजी आदमी इन सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, वे ही आगे बढ़ के कार्य करेंगे, लेकिन कोई भी नया आदमी इसके अंदर नया नहीं आ सकता। अर्थात पहले से जो चले आ रहे निजी व्यवसाय है, उनको ही बुनियादी उद्योग में काम करने की अनुमति मिलेगी। अर्थात जो बेसिक इंडस्ट्री है, उनमें केवल उन्हीं को परमिशन मिलेगी जो पहले से कार्य करते चले आ रहे हैं। नए व्यक्ति को इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। तीसरी श्रेणी आती है हमारी कौन सी? महत्वपूर्ण उद्योग, जिनको इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कहते हैं। और महत्वपूर्ण उद्योगों में कुल 18 उद्योगों को रखा गया था। कितने? 18 उद्योगों को रखा गया था, जिसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को महत्वपूर्ण उद्योग लगाने की अनुमति थी। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्योग अर्थात इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। शेष उद्योग की बात करें, अदर इंडस्ट्री, तो शेष उद्योगों को अन्य उद्योग में रखा है।
और ये निजी क्षेत्र के लिए खुला था कि निजी क्षेत्र कितना ही आके काम करे। तो इस तरह हमने देखा जो हमारी पहली औद्योगिक नीति थी तो उसमें क्या है 4 श्रेणियां बनाई गई। पहली श्रेणी हमारे सामरिक उद्योग जिसमें 3 उद्योग थे, दूसरा बुनियादी उद्योग जिसमें 6 उद्योग थे, तीसरे महत्वपूर्ण उद्योग जिसमें 18 उद्योगों को रखा गया और अन्य उद्योगों को तो असीमित है और ये निजी क्षेत्र के लिए बिल्कुल ओपन था कि निजी क्षेत्र आए और खूब काम। फिर आती है हमारी दूसरी औद्योगिक नीति। अब इसकी बात करें, दूसरी औद्योगिक नीति हमारी 30 अप्रैल 1956 को जारी की गई थी। कब? 30 अप्रैल 1956 को हमारी दूसरी औद्योगिक नीति जारी की गई थी। और इस समय क्या हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जो दूसरी औद्योगिक नीति थी उस पर क्या है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्या? प्रशांत चंद्र महालनोबिस मतलब पीसी महालनोबिस, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था इस नीति पर। अर्थात इन्होंने इस चीज़ को ड्राफ्ट किया था। क्या किया था? इसको ड्राफ्ट किया था कि हमारी दूसरी औद्योगिक नीति कैसी होनी चाहिए। तो दूसरी औद्योगिक नीति किसके अनुसार थी? पीसी महालनोबिस के अनुसार। और ये लाया कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। जो दूसरी औद्योगिक नीति है इसके माध्यम से भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। अर्थात कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था, मुद्दा क्या था, या महत्वपूर्ण किस चीज पे जोर दिया गया। तो हमारा क्या था इसमें? उद्योग। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण कार्य क्या किया हमने? औद्योगिक क्षेत्र पे ध्यान दिया। दूसरी औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। भारत का आर्थिक संविधान का मतलब क्या? दूसरी औद्योगिक नीति। अब बात करें दूसरी औद्योगिक नीति में हुआ क्या था। दूसरी औद्योगिक नीति में बहुत सारी बातों पर ध्यान दिए गए। कौन कौन सी? भारत में आर्थिक विकास के लिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अर्थात यदि भारत को आर्थिक विकास करना है तो सरकार को हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ बढ़ के कार्य करना होगा। आगे बात करें, भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए क्या करना होगा? भारी उद्योगों पर जोर देना पड़ेगा। जैसे हमारा स्टील इंडस्ट्री है, गैस इंडस्ट्री है, तेल इंडस्ट्री है, तो कोयला इंडस्ट्री है, तो बड़े बड़े जितने भी उद्योग है उसमें सरकार को अपने पैर जमाने होंगे। अर्थात सरकार को बहुत बड़ा निवेश करना होगा। भारत में निजी क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण में रखा जाना जरूरी है। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उस पर नियम और कानून अर्थात रेगुलेशन लाया जाना चाहिए। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। और भारत में छोटे और कुटीर उद्योगों को सरकारी संरक्षण मिलना चाहिए। तो 4 बातों पर जोर दिया गया। पहली बात, आर्थिक विकास के लिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। दूसरी, सरकार को क्या? औद्योगिकरण के लिए भारी उद्योगों पर जोर देना होगा। तीसरी बात, निजी क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण में लाना है। और चौथी बात, भारत में छोटे और कुटीर उद्योग है उनको सरकारी संरक्षण मिलना चाहिए। फिर बात करें दूसरी औद्योगिक नीति में, जो भारत में उद्योग है उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहली औद्योगिक नीति में तो 4 श्रेणी में बांटा गया था, तो दूसरी औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 श्रेणी में बांटा गया। जैसे कि हम देखते हैं, इसको श्रेणियों का नाम दिया गया अ, ब और स। पहली आती है हमारी श्रेणी नंबर अ। श्रेणी अ में क्या है? कुल 17 उद्योगों को रखा गया। क्या? 17 उद्योगों को श्रेणी अ के अंदर रखा गया। और इसके लिए बात करें तो पूर्णतः सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। अर्थात इन क्षेत्रों में केवल सरकार के द्वारा ही कार्य किया जा सकता। दूसरी श्रेणी थी श्रेणी ब। तो इस श्रेणी ब में कितने? 12 उद्योगों को रखा गया था। और इस क्षेत्र में क्या? सार्वजनिक मतलब सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी कार्य करने की अनुमति थी। क्या थी? निजी क्षेत्र को भी कार्य करने की अनुमति दी गई थी। अब इस श्रेणी में क्या? उद्योगों में निजी क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में था। अर्थात श्रेणी ब के जो उद्योग है वो उनके लिए निजी क्षेत्र को सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। अर्थात हमने देख लिया जो श्रेणी ब है, श्रेणी ब है तो श्रेणी ब है जिसमें 12 उद्योगों को रखा गया है। तो ये 12 उद्योगों में निजी क्षेत्र भी कार्य कर सकता है, लेकिन निजी क्षेत्र को कार्य करने से पहले सरकार की परमिशन मतलब लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। फिर आता था हमारा श्रेणी स। श्रेणी स की बात करें तो इसमें श्रेणी अ और श्रेणी ब के अलावा जितने भी उद्योग बचे हैं उन सबको श्रेणी स में रखा गया। श्रेणी स निजी क्षेत्र के लिए खुली थी, परंतु निजी क्षेत्र को सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता। प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए खुला था पूरा श्रेणी स, लेकिन फिर भी उसको लाइसेंस या सरकार की परमिशन तो लेनी पड़ती ही थी। अब बात करें जो हमारी दूसरी औद्योगिक नीति आई थी जिसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं, तो उससे कौन कौन से अच्छे काम हुए, अच्छी बातें क्या क्या थी। पहले दूसरी औद्योगिक नीति के लागू होने के शुरुआती काल में इसके सकारात्मक प्रभाव देखने मिले, मतलब देश के अंदर बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने लगे।
दूसरी औद्योगिक नीति लागू होने के बाद विदेशी निवेश के कारण उत्पादन का स्तर बढ़ने लगा। अर्थात लागू होने के बाद सरकारी निवेश के कारण, अर्थात सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े उद्योग है उनमें निवेश बढ़ाया गया, और निवेश बढ़ाने से क्या, उनका उत्पादन भी बढ़ने लगा। इस नीति के लागू होने के बाद सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, PSU है, इनकी स्थापना की जाने लगी। जैसे कि हमारे कौन कौन से, जैसे SAIL सेल है, जैसे हमारे भेल है, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो इस तरह बहुत सारी जो बड़े बड़े उद्योग थे, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इस तरह के जो बड़ी बड़ी उद्योग थे, इनके अंदर सरकारी पैसा लगा, और सरकारी पैसा लगने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थापना होने लगी। फिर बात करें हम आगे, तो सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे PSU बनने लगे तो लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़े फायदे हैं, इसके बहुत सारे नुकसान भी हुए। अब भारत की जो दूसरी औद्योगिक नीति थी, उससे क्या क्या नुकसान हुए, नुकसानों की बात करें तो नुकसान एक दिन में नहीं, बहुत टाइम बाद में पता चला। जैसे कि दूसरी औद्योगिक नीति लागू होने के बाद PSU क्या है, रोजगार प्रदान करने का स्रोत बन गया। अर्थात यदि लोगों को नौकरी चाहिए तो PSU के अंदर नौकरी लग जाएगी। ठीक है, इसलिए भारत में पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजित नहीं हो सके। इसलिए क्या, भारत में पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजित ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जिसको भी चाहिए नौकरी चाहिए, जिसको भी चाहिए नौकरी चाहिए, किसी ने भी नवाचार के बारे में ध्यान देना की बात नहीं सोची, कोई भी नवाचार लेके नहीं आता, सब जाके नौकरी करते थे। दूसरी बात, जो हमारे PSU में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लगा था, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दक्षता प्रभावित हुई और लागत बढ़ने लगी। अर्थात राजनीतिक हस्तक्षेप का मतलब राजनीतिक नीतियाँ इनसे प्रभावित होने लगी। जैसे मान लो इसके डायरेक्टर को किसी पार्टी के नेता, उसके जो समर्थक होते हैं, उनको इनका डायरेक्टर बना देते थे बाद में, या फिर कोई डील होती थी तो डील में किसी पसंदीदा व्यक्ति को डील दिलाने की कोशिश करते थे। चाहे कंपनी को नुकसान हो रहा तब भी डील को दिलवाने की कोशिश करते थे, अंदर की बातों को बाहर लाने की कोशिश करते थे। तो इससे क्या है, ये PSU घाटे में जाने लगे। इस नीति के लागू होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे, PSU घाटे में रहने लगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की घाटे की भरपाई क्या, बजट की सहायता से की जाने लगी, जिसके कारण विस्तार और तकनीक में निवेश नहीं हो सका। क्योंकि जितना भी घाटा होता था, सरकार के द्वारा अपने बजट के माध्यम से उस घाटे को पूरा किया जाता था। फिर बात करें PSU की, तो PSU में प्रतिस्पर्धा का अभाव था। क्यों? क्योंकि PSU में जो जो कंपनियां, जैसे सेल, भेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इस इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां देश में तो कोई दूसरी थी नहीं। इस वजह से इनमें प्रतिस्पर्धा का अभाव था, जिनके कारण इनके उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी और दुनिया में इनकी डिमांड नहीं होती थी। इस नीति के लागू होने के बाद निजी क्षेत्र अत्यधिक सीमित था, जिसके कारण भारत में उद्योगों का विकास हुआ ही नहीं। इसी वजह से ये तो पता ही है आपको, भारत के अंदर कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र के बाद सीधा ही, ये तो पता ही आपको, सेक्टर 3 होता है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इसको प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीय सेक्टर कहते हैं। सारी दुनिया में सबसे पहले प्राथमिक सेक्टर अर्थात कृषि का विकास हुआ, कृषि के बाद सब पूरी दुनिया में उद्योगों का विकास हुआ, और फिर उद्योगों के बाद में क्या, सेवा सेक्टर या सर्विस सेक्टर का विकास हुआ। लेकिन भारत में क्या हुआ, पहले कृषि का विकास हुआ, और कृषि का विकास होने के बाद सीधा ही सेवा सेक्टर का विकास हुआ। अर्थात क्या है, सीधा भारत ने जंप किधर किया है, सेवा सेक्टर की तरफ, और भारत का बीच का जो हमारा औद्योगिक सेक्टर है, यह तो पीछे छूट गया। तो ये तो आपको पता ही होगा। अर्थात भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति क्या है, नौकरी करने की सोचता है, कैसे भी करके अच्छा पढ़ लिख ले, फिर क्या करेगा, वह नौकरी करेगा। दूसरी औद्योगिक नीति लागू होने से भारत में लाइसेंस कोटा राज स्थापित होने लग गया। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको यदि कोई उद्योग स्थापित करना होता था तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से, जिसके कारण क्या, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलने लगा। क्यों? क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी होते थे, ये लाइसेंस के बदले पैसा लेते थे, घूस लेते थे। दूसरी औद्योगिक नीति लागू होने के बाद भारत में निर्यात अत्यधिक कम थे। अर्थात भारत के दूसरे देशों को निर्यात कम करता था, जिसके कारण विदेशी मुद्रा में नहीं मिल पाती थी। बात करें भारत में, तो भारत में दूसरी औद्योगिक नीति लागू होने के बाद 70 के दशक में लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्चा बढ़ने लगा, जिसके कारण बजटी घाटा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। तो इस तरह हमने देख लिया दूसरी औद्योगिक नीति।
इसके बाद बात करेंगे एक एक्ट है MRTP एक्ट। MRTP का मतलब होता है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। क्या? एकाधिकार और अवरोधक व्यवहार व्यवहार अधिनियम 1969। और ये कब पारित किया गया था? ये अधिनियम और 1969 में पारित किया गया था। अधिनियम का नाम है एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम मतलब मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। अब दूसरी औद्योगिक नीति में कोटा निर्धारित करने के लिए एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम को पारित किया गया, अर्थात सभी के लिए कोटा निर्धारित किया गया कि कौन सा उद्योग कितने कोटे तक सामान का उत्पादन करेगा। तो ऐसा एक कोटा कब बनाया गया? 1969। अब यदि इसी तरह करते रहेंगे, देश के अंदर औद्योगिक पॉलिसियाँ इसी तरह कार्य करेगी, तो देश के अंदर क्या है कि अराजकता की स्थिति आएगी। अर्थात देश के अंदर न तो विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा, साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। तो ऐसी हालत के अंदर भारत में सन आता है सन 1991। अब 1991 में क्या आता है? एक संकट आ जाता है। कौन सा संकट है? भारत में भुगतान संतुलन का संकट आ जाता है। अब भुगतान संतुलन का संकट किसे कहते हैं? अर्थात जब कोई भी देश, जैसे ये कोई भी देश है, ये जब दूसरे देशों से सामान खरीदता है तो इस देश के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वह दूसरे देश के छोटे मोटे सामान को भी खरीद सके। अर्थात उसका विदेशी मुद्रा भंडार इतना गिर जाता है, इतना कम हो जाता है कि वो बाहर से खरीदी गई चीज का पैसा नहीं चुका पाता। तो इसे भुगतान संतुलन का संकट कहते हैं। तो भारत में 1991 का संकट मूल रूप से भुगतान संतुलन का संकट था। क्यों? क्योंकि 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कम रह के 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही रह गया था। अब बात करें 1991 के संकट के समय भारत के अलावा अन्य देशों में भी ऐसी स्थिति थी। 1991 के संकट के समय भारत में बजट घाटा कितना था? लगभग 8% का हमारा बजट घाटा चलता था। 1991 के संकट के समय भारत की क्रेडिट रेटिंग को भी कम कर दिया गया था, अर्थात भारत की जो दूसरे देशों से लोन लेने की क्षमता थी ये भी कम हो गई थी। भारत में विदेशी ऋण अधिक था जिसको चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया जाता था, और इसी वजह से 1991 में क्या इस राजनीतिक अस्थिरता थी। तो उस समय हमारे जो जैसे कोई मुसीबत आती है, और मुसीबत के समय कौन आते हैं? हमारे हनुमान जी मुसीबत को दूर करने के लिए आते हैं। तो मुसीबत को दूर करने के लिए उस समय कौन हनुमान जी बन के आते हैं? हमारे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की बात नहीं, 1991 में उस समय हमारे चंद्रशेखर सरकार चल रही थी, जो बिना बजट पारित किए ही फेल हो गए। क्या हुई? बिना बजट पारित करे ही फेल हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास जब पैसा नहीं था तो विपक्षी जो सरकारें थी, विपक्षी दल थे, उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा निकाला। मोर्चा निकालने की वजह से वो सरकार गिर जाती है। 1991 में खाड़ी युद्ध भी चल रहा था, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी। सोवियत संघ अर्थात USSR, इसका भी विघटन 1991 में हुआ था, जिसके कारण दुनिया की जो सीन ही बदल गया था, अर्थात वैश्विक परिदृश्य में भी परिवर्तन हो गया था। तो इस तरह हमारी जो दूसरी औद्योगिक नीति पूरी होती है। अब आती है हमारी तीसरी औद्योगिक नीति। कौन सी तीसरी औद्योगिक नीति? तो ये हमारी आती है 24 जुलाई 1991। तो हमारी तीसरी औद्योगिक नीति कब आती है? यह आती है हमारी 24 जुलाई 1991 को हमारी तीसरी औद्योगिक नीति आती है। अब भारत में अभी जो मैं बता रहा था कि जैसे कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत के कर्ता धर्ता, अर्थात उससे बचाने के लिए हमारे कौन आते हैं? हमारे हनुमान जी आते हैं। तो अब कौन आते हैं? तो तीसरी औद्योगिक नीति को लागू करने में हमारे PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी का योगदान सबसे बड़ा था। यदि मनमोहन सिंह जी नहीं होते और हमारे PV नरसिम्हा राव जी नहीं होते तो भारत की पता नहीं कैसी स्थिति होती। यह जो हमारे अंगोला, युगांडा, इनसे भी बुरी स्थिति हो सकती थी। तो भारत में तीसरी औद्योगिक नीति जारी की गई। उस समय हमारे भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, जो बाद में हमारे 2 बार प्रधानमंत्री भी बनते हैं, 2004 से 2014 तक। भारत में जब तीसरी औद्योगिक नीति जारी की गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। तीसरी औद्योगिक नीति के माध्यम से 1991 में भारत में आर्थिक सुधार लागू किए गए। 1991 में क्या किया गया? भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किया गया। और जो भारत में 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए गए थे, इनको क्या कहा जाता था? LPG। क्या कहा जाता था? इनको LPG रिफॉर्म या LPG सुधार कहा जाता था। अब LPG में L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण। P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण।
जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो एल का मतलब लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण होता है। अब इन शब्दों का मतलब क्या है? इन शब्दों का मतलब क्या है? सबसे पहला शब्द आता है हमारा कौन सा? उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है औद्योगिक विनियमन, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, कर सुधार और विदेशी व्यापार, ये सब हमें करने हैं। और इनके अंदर क्या करना है? तो पहले हमारे औद्योगिक विनियमन देखते हैं। तीसरी औद्योगिक नीति में औद्योगिक प्रतिबंधों को समाप्त करने, अर्थात जो उद्योगों पर प्रतिबंध लगाए गए थे उनको समाप्त करने, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोलने के लिए उदारीकरण का प्रयोग किया गया। अर्थात जो सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे उनको निजी क्षेत्र को उसके अंदर लाने के लिए ये सब किया गया था। तीसरी हमारी जो औद्योगिक नीति है इसमें औद्योगिक श्रेणी को समाप्त कर दिया गया। तो क ख ग इस प्रकार की जो श्रेणियाँ थी उनको समाप्त कर दिया गया, लेकिन अपवाद के स्वरूप 3 क्षेत्रों को सरकार के लिए अपने पास रखा गया। जैसे रेलवे सरकार के पास रहेगी, परमाणु ऊर्जा और परमाणु खनिज, ये 3 चीज़ें जो हमारी सरकार के पास रहेगी, बाकी सब निजी क्षेत्र को दे दिया गया। तीसरी औद्योगिक नीति में लाइसेंस राज को समाप्त किया गया, लेकिन 5 ऐसे सेक्टर थे जिनमें काम करना हो प्राइवेट सेक्टर को, तो उनको लाइसेंस लेना जरूरी था। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि शराब और तंबाकू उत्पाद का कार्य करेगा, खतरनाक रसायन का, औद्योगिक विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक और वायु यानी कि उपकरण और दवाइयाँ और औषधियाँ, इन सेक्टर के अंदर यदि कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो उसको लाइसेंस लेना आवश्यक था। बाकी सबकी लाइसेंस को खत्म कर दिया, लाइसेंस लेने की जरूरत। अब तीसरी औद्योगिक नीति लागू होने के बाद कीमतों का निर्धारण बाजार के द्वारा किया जाएगा। किस वस्तु की कितनी कीमत होगी इसका निर्धारण कौन करेगा? बाजार करेगा। अतः कीमतों के निर्धारण में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अर्थात कौन सी चीज़ कितने की होगी, कौन कितने में खरीदेगा, तो ये बाजार डिसाइड करेगा। तीसरी औद्योगिक नीति में कोटा राज को समाप्त करने के लिए एक व्यापार अधिनियम लाया गया, एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, अर्थात जो MRTP एक्ट 1969 में बनाया गया था उसमें संशोधन किया गया। और संशोधन करके क्या किया गया? 2002 में एक नया कानून लाया गया। तो अर्थात पहले का कानून था हमारा MRTP एक्ट मतलब एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, इसको चेंज करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 से प्रतिस्थापित किया गया, अर्थात उसे हटा दिया गया और ये लाया गया। तो इस तरह हम देख सकते हैं। अब हमारे क्या चलता है? कंपटीशन एक्ट 2002, MRTP एक्ट 1969 को ख़त्म कर दिया गया। अब बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार किया गया। वित्तीय क्षेत्र में सुधार की बात करें तो तीसरी औद्योगिक नीति में वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए नरसिम्हम समिति का गठन किया गया। किसका? नरसिम्हम समिति का गठन किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के जो आर्थिक संकट है उसके दौरान क्या वित्तीय क्षेत्र अर्थात बैंकिंग में सुधार करना जरूरी था। और बैंकिंग में सुधार करने के लिए जून 1991 में नरसिम्हम की अध्यक्षता में नरसिम्हम समिति का गठन किया गया था। किसका? नरसिम्हम समिति का गठन हुआ 1991 में। और ये क्यों किया गया? क्योंकि वित्तीय क्षेत्र मतलब बैंकों में सुधार करना था। तीसरा आता हमारा कर सुधार। कर सुधार की बात करें तो तीसरी औद्योगिक नीति में कर सुधार के लिए राजस्व लय समिति का गठन किया गया। ये आप याद रखेंगे, कर सुधार के लिए कौन सी समिति? राजस्व लय समिति का गठन किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के जो आर्थिक संकट है उसके दौरान कर क्षेत्र में सुधार के लिए 1991 में राजस्व लय की अध्यक्षता में राजस्व लय समिति का गठन किया गया था। क्या? राजस्व लय समिति का गठन किया गया था कब? 1991 में। तो हम इसको देख सकते हैं, हम इसको देखेंगे और इसको देख सकते हैं। फिर बात करते हैं विदेशी व्यापार की। विदेशी व्यापार की बात करते हैं तीसरी औद्योगिक नीति में आयात लाइसेंस की नीति को समाप्त कर दिया गया। अर्थात किसी भी चीज़ को यदि आप विदेशों से आयात करेंगे तो उसके लिए भी पहले लाइसेंस लेने की जरूरत थी, लेकिन अब इसको लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया। आयात प्रतिस्थापन की बजाय निर्यातों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। आयात प्रतिस्थापन की बजाय क्या है? निर्यात को बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये भी आप समझ सकते हैं। आयात प्रतिस्थापन किसे कहते हैं? कि जैसे मान लो ये भारत है और भारत के लोग क्या एप्पल का फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एप्पल का फ़ोन कहाँ से? अमेरिका से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या है कुछ देश इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि इस कंपनी को कहते हैं कि एक फैक्ट्री आप हमारे भारत के अंदर ही लगा लो। क्या? एक फैक्ट्री हमारे भारत के अंदर लगा दो ताकि उस फैक्ट्री में क्या है रोज़गार भी मिलेगा और फ़ोन तो लोग खरीदते ही हैं। तो कई देश तो क्या पूरा फोकस इसी में रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको चेंज किया गया
अर्थात इस पे तो फोकस रखना ही है। साथ ही साथ ज़्यादा फोकस किस पे रखना है कि हमें हमारे उत्पाद बनाने हैं और वो उन उत्पादों को दुनिया को बेचना है। विनिमय दर को बाजार आधारित बनाया जाना चाहिए। जो हमारा विनिमय दर है उसको बाजार आधारित बनाया जाए। 1991 से पहले विनिमय दर का निर्धारण कौन करता था? सरकार करती थी। 1991 में 2 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया, अर्थात 2 बार रुपए को गिराया गया। तो बात करें 1993 की, तो 1993 में बाजार आधारित विनिमय दर को अपनाया गया, परंतु बाजार आधारित विनिमय दर को रिजर्व बैंक के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। रिजर्व बैंक के द्वारा इस प्रबंधन को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग बट मैनेज्ड। ध्यान रखना, जो हमारे बाजार आधारित विनिमय दर है इसको कौन प्रबंधित करता है? इसको हमारे रिजर्व बैंक के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। और रिजर्व बैंक जब इसको प्रबंधित करता है तो इसको फ्लोटिंग बट मैनेज्ड रेट कहते हैं। आगे आता है हमारा, तो ये तो हमने देख लिया, उदारीकरण देख लिया। अब बात करेंगे निजीकरण की। निजीकरण की बात करें तो निजीकरण का अर्थ है सरकारी सब कंपनियों का स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करो। अर्थात जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उसमें निजी सेक्टर को प्रवेश दिलाओ। निजीकरण के लिए विनिवेश का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सरकारी कंपनियों को बेचो। निजीकरण 2 तरह से होता है। एक, तुम्हारी सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी को 51% से कम कर दो। जैसे 51% से कम होगी तो वह जो अधिकार है वो दूसरे सेक्टर के पास चला जाएगा। जैसे मान लो सरकार के पास यदि 51% है, कितना? 51% है, तो सरकार उस कंपनी की मालिक रहेगी। क्या? सरकार उस कंपनी की मालिक रहेगी। और सरकार की यदि 51% कम करके 49% कर दे तो 51% किस क्या होगा? कोई और मालिक बन जाएगा, तो सरकार की हिस्सेदारी इससे कम हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं उदार निजीकरण के अंदर कि सरकार की हिस्सेदारी 49% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा तरीका, सरकारी कंपनी को पूरी तरह से बेच दो, या तो पूरी तरह से बेच दो या फिर कम से कम 51% बेच दो। ये हमारे निजीकरण कहलाता है। फिर आता है हमारा वैश्वीकरण। क्या आता है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण का अर्थ था घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाए। क्या होता है? घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाए। वैश्वीकरण में पूरे विश्व को एक गांव की तरह ही देखा जाना चाहिए। वैश्वीकरण में वस्तु, सेवा और निवेश इनका मुक्त प्रभाव होना चाहिए। जो व्यक्ति जहां चाहे वहां निवेश करे। वैश्वीकरण के लिए बहुत सारी चीजें काम में ली जाती है, जैसे कि पहला आता आउटसोर्सिंग। क्या था? आउटसोर्सिंग। इसके तहत देश में रहते हुए विदेशों में सेवाएं दी जाती है। जैसे हमारे बीपीओ होते हैं, आईटी कंपनियां होती है, ये क्या करती है? एक देश में रहती है और वहां रह के दूसरे देशों को सेवाएं देती है। और आप ये बीपीओ तो समझते होंगे। जैसे मान लो एप्पल का फ़ोन आपने खरीदा और एप्पल के फ़ोन में यदि कोई गड़बड़ हो जाती है, कि जैसे जैसे मान लो कि ये अमेरिका है और ये भारत है, ठीक है? तो भारत के किसी व्यक्ति ने एप्पल का फ़ोन खरीदा अमेरिका के, ठीक है? अब उस एप्पल के फ़ोन में यदि गड़बड़ आ जाती है तो अमेरिका ऐसा थोड़ी कहेगा कि आप अपना फ़ोन लेके हमारे देश में आ जाओ और आके और सही करा के ले जाओ। क्योंकि जैसे मान लो 1 लाख का फ़ोन लिया है, उसने 1 लाख का फ़ोन लिया है और वो आके सही करा के जाएगा तो 5 लाख तो उसके आने जाने में ही लग जाएंगे। 5 लाख तो आने जाने में लग जाएंगे, तो कोई आएगा कैसे? नहीं आएगा। तो ऐसा क्या करती है, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, उनके सर्विस सेंटर क्या करती है, उनके सर्विस सेंटर सभी देशों में खोल देती है। तो एप्पल की कंपनी क्या करेगी, भारत के अंदर जगह जगह क्या अपने सर्विस सेंटर या कॉल सेंटर बना देगी, जिसके अंतर्गत यदि कोई समस्या आती है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये कहाँ है? उसी देश के अंदर होंगे, इसीलिए इनको आउटसोर्सिंग कहते हैं, अर्थात बीपीओ कहा जाता है। अर्थात जो कंपनियों के कॉल सेंटर होते हैं, सर्विस सेंटर होते हैं, फ्री जो हमारे वो नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर से हम बात करते हैं, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? बीपीओ। और ये सब क्या कहलाता है? आउटसोर्सिंग। जिसमें क्या होता है? देश में रहते हुए विदेशों में सेवाएं दी जाती है। दूसरा होता है ग्लोबल फुटप्रिंट या वैश्विक पदचिन्ह। वैश्विक पदचिन्ह के तहत क्या करती है? घरेलू कंपनियों के द्वारा विदेशी निवेश किया जाता है। घरेलू कंपनी के द्वारा क्या विदेशों में निवेश किया जाता है। जैसे हमारी ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, विदेश लिमिटेड, ये मतलब एक ही कंपनी का नाम है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। इन्फोसिस है, टाटा मोटर्स है, ये हमारे देश की कंपनियां होती है। ये क्या करती है? दुनिया के अंदर जा जाके अपनी जगह कहते ब्रांचें खोलती है। फिर आता है हमारा विश्व व्यापार संगठन। क्या आता है? विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO। तीसरी औद्योगिक नीति में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाता भारत।
अब बात करते हैं 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए थे उनके मूल्यांकन करते हैं कि वो कैसे रहे। पहले बात करेंगे सफलता, फिर सीमाएं और सुझाव। मतलब पहले तो वो देखते हैं क्या अच्छा रहा। हमारी तीसरी औद्योगिक नीति एलपीजी रिफॉर्म की क्या सफलता रही। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद क्या हुआ, हमारे देश के औद्योगिक विकास और जीडीपी में वृद्धि हुई। औद्योगिक विकास भी हुआ, साथ ही साथ जीडीपी में वृद्धि भी हुई। इन सुधारों के बाद विदेशी पूंजी में निवेश बढ़ा, जिससे हमारे एफडीआई और एफआईआई भी बढ़ गई। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद विदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला, अर्थात जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है ये हमारे देश में आई और फली फूली। विदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिए जाने के कारण उत्पादकता भी बढ़ती है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ता है। क्या इन सुधारों के बाद विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। जो हमारी आर्थिक सुधार है इसके बाद सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों की प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि हुई। जितने भी हमारे उपक्रम थे तो नए नए उपक्रम खुले और उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इन सुधारों के बाद भारत में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ और इससे क्या हमारे भारत देश की गरीबी कम होती है। फिर बात करें इससे क्या होता है, भारत में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इससे क्या भारत में रोजगार के अवसर बढ़े। अब बात करते हैं सीमाओं की। तो इन सुधारों के बाद भारत में जनसंख्या के अनुरूप रोजगार नहीं बढ़ा। जितनी तेजी से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी उतनी तेजी से रोजगार नहीं बढ़े। इन सुधारों के बाद भारत में छोटे उद्योग क्या ये प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाए और धीरे धीरे समाप्त हो गए। इन सुधारों के बाद भारत में आधारभूत ढांचे का विकास हुआ, लेकिन ये विकास पर्याप्त नहीं था। इन सुधारों के बाद भारत में जीडीपी में वृद्धि केवल सेवा क्षेत्र की तरफ से रही, निर्माण क्षेत्र की तरफ से नहीं रही। कुछ विशेषज्ञों ने माना कि 1991 के जो आर्थिक सुधार थे उसके बाद जीडीपी की वृद्धि को क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ, अर्थात जिसमें सेवा क्षेत्र का ज़्यादा योगदान होता है, किससे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा, तो उसे क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में आर्थिक असमानता में वृद्धि हो जाती है। किसकी आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। अब इसके लिए हमारे क्या सुझाव हो सकते हैं। आर्थिक सुधारों की सफलताओं को बढ़ाने और सीमाओं को कम करने के लिए सरकार की ओर से अधिक सुधार किए जाने चाहिए और बाजार को बेहतर तरीके से नियमन करना चाहिए। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने औद्योगिक नीति के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपकी कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।